हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई एकदम बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो आज फिर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग का जो है ना लेक्चर चल रहा था क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए, और हमने क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया है। और इस कोर्स के अंतर्गत उनको है ना क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का डेली बेसिस पे लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है ना। अगर वैसे विद्यार्थी जो क्लास 12th में है और जिनका एग्जाम 2027 में है, वो विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके और अपना तैयारी एकदम बेहतरीन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ना। अगर इतना आप कवर कर लेते हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने कंटेंट के साथ आप एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं, और एग्जाम को ही नहीं बल्कि उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं, है ना, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं तो आप उसको भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए हम जो भी चीजें पढ़ा रहे हैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, है ना, और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग अभी तक पीछे वाला लेक्चर को ना देखे हैं तो प्लीज जाकर के देखिए, है ना। आप अगर देखिएगा तो वो खुद अनुमान लग जाएगा कि हाँ यहाँ से तैयारी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आज जो है ना हमारा केमिस्ट्री का नवा लेक्चर है, और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली क्या, जो जो चल रहा था हम लोग का, जो ठोस चल रहा था। कौन सा ठोस चल रहा था? हम लोग के ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस चल रहा था। तो उस ठोस के उदाहरण के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट क्लास में हमने बात किया था हीरा के ऊपर, है ना। हीरा के बारे में हल्का सा इंफॉर्मेशन आपको दिया था, और आज उसी को आगे बढ़ाएंगे अपन, है ना। तो आप जल्दी से कॉपी पेन निकालिए, है ना, और मेरे साथ नोट्स बनाने भी शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप चीजों को लिखेंगे नहीं ना तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए जो हम देखिए, मेरी एक आदत है कि हम जो भी चीजों को पढ़ाते हैं एकदम पूरा लिख लिख के पढ़ाते हैं, सिस्टमेटिक रूप से। और देखिए पढ़ने का तरीका भी यही है। अगर आप एक पार्ट पढ़े फिर छोड़ दिए, है ना, फिर आगे से पांचवा पार्ट पढ़ने लगे तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए पढ़ने का तरीका, जैसे सीढ़ी पे अगर अगर आप जाते हैं, छत पे जाना होता है, तो सीढ़ी पर क्या होता है, एक एक स्टेप तय करके आप जाते हैं, छत पे जाते हैं ना। उसी प्रकार से पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है कि अगर आपको अपने मंजिल पे पहुंचना है, अगर आपको एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लाने हैं, अगर आपको एग्जाम में सक्सेस होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक पे एक तुरंत आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चीजों को ध्यान से डिटेल में, है ना, एक एक करके पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप पीछे वाला लेक्चर ना देखें तो पहले जाकर के उस लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। 8 लेक्चर अभी तक हम ले लिए हैं, 8 लेक्चर को कंप्लीट कीजिए, फिर इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको आनंद ही अलग आएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, आज का लेक्चर है क्या, हमारा तो अध्याय चल ही रहा था ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था में आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या क्या है, ससंयोजी ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं। है ना, ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस की विशेषताएं नहीं बात करने वाले, इसको तो हम बात कर ही लिए थे। ससंयोजी क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण, ठीक है ना, इसके उदाहरण पे हम डिस्कस कर रहे हैं आज, है ना। ठोस के उदाहरण पर डिस्कस करेंगे हम। इसका विशेषता हम लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। अब इसके उदाहरण में जो सबसे फर्स्ट उदाहरण हम उठा रहे हैं, सबसे पहला, और उसी को हम डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में। सबसे पहला जो है वह हीरा, डायमंड। इसके बारे में आपको पता भी होनी चाहिए, आप क्लास 10th में इसके बारे में पढ़े भी होंगे, है ना। तो आज हीरा के बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन जानेंगे, हीरा क्या होता है, ठीक है ना, है ना, हीरा में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, पूरा चीज को एकदम कंप्लीट जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें, है ना, अगर आप लास्ट क्लास अगर देखे होंगे, पिछले क्लास को अगर आप देखे होंगे, तो उसमें हमने हीरा की संरचना के बारे में बताया था, हीरा का स्ट्रक्चर बताया था जी। अगर आप नहीं देखे तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जाकर देखिए, मस्त बताया था उसमें संरचना।
ठीक है ना। आज जो है ना, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम क्या करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। हीरा के एक एक चीज, हीरा के बारे में जो भी चीजें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन को लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हीरा का थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर भी बनाना चाहेंगे ताकि आपको चीजें ज्यादा बेहतरीन समझ में आए। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, ठीक है ना। तो हीरे की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं ना है, चाहे खाली स्ट्रक्चर लिखे ना, उतना टेंशन थोड़े है, खाली आप स्ट्रक्चर लिख दीजिए। अब उतना लंबा चौड़ा लिखने का, किसके स्ट्रक्चर की बात करें, हीरे के स्ट्रक्चर, सिंपल बात है। कैसा होता है संरचना, तो हीरे की अगर संरचना के बारे में बात किया जाए, आप लोग देख भी रहे होंगे कि हीरा में कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, इस कार्बन से दो कार्बन इधर इधर जुड़े होते हैं आजू बाजू, और यहाँ से एक कार्बन नीचे जुड़ा होता है। ठीक है, दो कार्बन इधर जुड़े बाजू बाजू में। ठीक है, देखिए चीजों को समझिएगा, यहाँ पे कार्बन होगा, फिर इस कार्बन से दो कार्बन ऐसे जुड़ेंगे, सेम यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, बिल्कुल होगा जी। इस कार्बन से दो कार्बन जुड़ेंगे ऐसे। ठीक है, इन दोनों कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होगा यहाँ ऐसे, इन दोनों से। ठीक है, फिर अगर आगे बढ़ेंगे, देखिए चीजों को समझ के पढ़िएगा, मजा आएगा, रटिएगा भूल जाइएगा। ठीक है, फिर अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर वापस एक कार्बन होगा। ठीक है, इस जिससे दो संरचना ऐसे निकलेंगी, यहां से क्या होगा, यहां से एक कार्बन जुड़ा होगा, सेम यहाँ पे जो होगा, यहाँ से एक कार्बन जुड़ेगा, सही है ना। इससे क्या निकलेगी, दो संरचनाएं निकलेगी ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे निकलेगी, बात क्लियर है। और अगर बात करें आप, थोड़ा सा चीजों को समझ के चलिए, आपको चीजें आसान भी लगेगी और चीजों को पढ़ने में मजा भी आएगा। यहां से क्या होगा, यहां से कार्बन ऐसा जुड़ेगा। ठीक है, इधर तो ऐसे निकलेगा इससे, ठीक है ना, संरचना स्ट्रक्चर तो निकलना तय ही है, सही है। फिर यहां से कार्बन जुड़ेगा, तो यहां से कार्बन अगर जुड़ेगा तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, हाँ थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। अब क्या करते हैं, यहां से इससे और इससे एक कार्बन निकलेगा, इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, सेम क्या होगा, यहां से एक और निकलेगा ऐसे, है ना, और यहाँ पे तो एक कार्बन होगा ही, यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ फिर यहाँ से एक कार्बन से जुड़ जाएगा आन के, सही है। फिर इस संरचना इस तरह से ये आगे बढ़ती रहेगी, ये आगे और बढ़ेगी, है ना। तो अब ज्यादा नहीं बना रहे हैं हम, आप इतने से आप समझ जाइएगा, इसमें ऐसे संरचना सब में निकलेगा, है ना, आगे बढ़ेगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर आगे बढ़ता जाएगा और पूरा कंप्लीट हीरे की संरचना बनेगा। ठीक है, तो ये हीरे का स्ट्रक्चर, एक छोटा सा हीरे का स्ट्रक्चर है डायमंड का। ठीक है, हम ज्यादा नहीं बनाए। अब देखिए एक बात बताइए, आप अगर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो समय लगेगा ज्यादा, है ना, दिक्कत होगा, है ना। लेकिन इसको, इस चीज को कम करने के लिए वैज्ञानिक लोग, अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे, सर यहाँ पे तो सर सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड आप एक ही, मतलब तीन ही बॉन्ड दिए, एक दो तीन, जबकि कार्बन के चार बॉन्ड। अरे भाई और है, 3D स्ट्रक्चर होता है, ये आगे इसके पीछे भी और लेयर होंगे, तो उससे बॉन्ड उधर बना होगा, उस चीज को हम नहीं दिखा रहे हैं, है ना। तो पूरा 3D स्ट्रक्चर होता है, अब 2D में दिखा पाना कहाँ दिक्कत है ना, इसलिए आपको तीन ही बॉन्ड दिख रहे होंगे। ठीक है ना, ज्यादातर में आपको तीन ही बॉन्ड देख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में तीन ही बॉन्ड नहीं होता है, चार बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना, सब में चार बॉन्ड होते हैं, तो एक पीछे पीछे सब में अटैच होगा, समझ में आ रहा चीज है, तो ऐसा होता है। अब अगर देखा जाए, है ना, तो हीरे का ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हीरे का अगर ये स्ट्रक्चर हो गया, तो इस चीज को अब बताइए, इतना बड़ा बनाएंगे तो दिक्कत है ना। तो इस चीज को कंसाइज करने के लिए, छोटा करने के लिए वैज्ञानिक लोग क्या किए, इसी चीज को क्या कर दिए, इसी को क्या कर दिए, रिप्रेजेंट किया गया, इसी को सूचित करने के लिए इसी का सिंबल जो बनाया गया, सिंबल, इसी का जो सिंबल बनाया गया, सिंपल का कहा गया, एक आप ऐसे लाइन खींचिए, फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे और एक ऐसे, ये हो गया हीरा का स्ट्रक्चर, बस सिंपल, इतना कर दीजिए, इतना करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 3D में। अब देखिए कुछ कुछ चीजें हैं, हम स्ट्रक्चर क्यों बनाए, उसके पीछे वजह है, उसके पीछे कारण है। क्या कारण है समझिएगा, ऐसे बना दिया गया इस चीज को। ठीक है,
क्या कर रहे हैं, देखिए अगर हीरे के बारे में अगर बात किया जाए, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स है ना, हीरे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की अगर बात किया जाए, क्या क्या चीजें होती है हीरा में, तो ध्यान से समझिएगा। तो हम बात कर रहे हैं हीरे से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है ना। और बढ़िया से देखिए, आपको चीजें बेहतरीन समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं हीरे से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसे यहाँ पर भी होता है कार्बन, नीचे यहाँ पे जुट के खाली छूट जाएगा, यहाँ पर भी कार्बन जो होगा यहाँ से ऐसे जुटा रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा ऐसे छूट रहेगा, ठीक है ना। और ये स्ट्रक्चर वैसे ही आगे बढ़ेगा, तो हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, लेंदी होता चला जाता है चीजें। हम बात कर रहे हैं हीरे से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु का, समझिएगा, ठीक है, चीजें आपको बेहतरीन लगेगी। हीरे से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, हीरे से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है हीरा से संबंधित, समझते चलते हैं और मजा भी आएगा, आपको चीजें एकदम बेहतरीन समझ में आएंगी, ठीक है। हाँ, क्या क्या चीजें हैं समझिएगा, ठीक है, आपको चीजें अच्छा भी लगेगा। सबसे पहला पॉइंट हीरा से संबंधित, सबसे पहला पॉइंट जो कि आप जानते भी हैं कि हीरा जो है ना कार्बन का एक अपरूप है ना। आप लोग पढ़े भी होंगे कि पूरा देखिए कार्बन कार्बन ही तो दिख रहा है, पूरा यहाँ पे कार्बन कार्बन ही तो पूरा दिख रहा है ना। हीरा कुछ और नहीं है, कार्बन ही है, कार्बन से मिलकर के बना है हीरा, समझ में आ रहा है ना। इसलिए हीरा को कार्बन का एक अपरूप माना जाता है, अपरूप मतलब उसी के रूप, ठीक है ना, उसी से बना हुआ है ना। ग्रेफाइट भी है कार्बन का अपरूप, है ना। तो हीरा है क्या, तो सबसे पहला पॉइंट यही समझ में आ रहा है, यह कार्बन का एक अपरूप है। क्या है जी, यह कार्बन का एक, यह कार्बन का एक अपरूप है, यह कार्बन का एक क्या है, अपरूप है, पहला पॉइंट क्लियर है। अच्छा, सेकंड पॉइंट के बारे में बात किया जाए हीरा के, सेकंड पॉइंट क्या है जी, चलिए ठीक है, कार्बन का अपरूप है, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं, बहुत बहुत, इसलिए इसका जो सूत्र होता है, स्ट्रक्चर जो हीरा का जो सूत्र होता है वो CN, मतलब N मतलब बहुत सारे कार्बन होते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने कार्बन है बोला जाए तो इसमें बहुत सारे कार्बन है, बहुत सारे, बता नहीं सकते, इसलिए इसका स्ट्रक्चर N होता है, CN, N कार्बन होता है इसमें, क्लियर जी। तो इसका जो सूत्र होता है, क्या लिखेंगे कि इसका सूत्र, है ना, इसका सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है आपका, CN होता है, इसका सूत्र क्या होता है, CN होता है। दो पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। तीसरा पॉइंट पे अगर प्रोसीड करें अपन, तीसरा पॉइंट क्या है जी, सूत्र CN है, बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट अगर देख पा रहे होंगे तो ठीक है, इसका सूत्र अगर CN है, तो जो हीरा होता है ना, हीरा मुलायम तो नहीं होता है ना, हीरा कठोर होता है, हार्ड होता है हीरा, समझ में आ रहा है ना। एक बात और याद रखिएगा, अच्छा आगे बढ़ी, धीरे धीरे आगे बढ़ी जाएंगे, है ना। तो इसका सूत्र जो होता है CN होता है, मतलब इसमें N कार्बन पूरा जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो हीरा जो होता है ना बहुत कठोर होता है, बहुत हार्ड होता है, मुलायम नहीं होता हीरा, है ना। तो इसका एक क्या लिखेंगे, इसका एक पॉइंट क्या लिखेंगे, यह क्या होता है, यह कठोर होता है, यह कठोर होता है, ठीक है। क्या होता है, यह कठोर होता है, चलिए ठीक है। कठोर तो समझ में आ रहा है, हीरा बहुत हार्ड होता है, आप देख भी रहे होंगे, बहुत हार्ड होता है हीरा, ठीक है। अच्छा, हीरा के बारे में और क्या बात है, तो हीरा जो होता है ना विद्युत का जो होता है कुचालक होता है, सुचालक नहीं होता हीरा। हीरा क्या होता है, विद्युत का
कुचालक होता है, इसमें अगर करंट फ्लो करवाएंगे ना, हीरा में नहीं फ्लो करेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, सब बंधे होते हैं, समझ में आ रहा है ना। और चूंकि हीरे में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इसमें करंट का प्रवाह नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है चीजें। तो ये जो होता है ना, चौथा पॉइंट में क्या समझ में आ रहा है, तीसरे पॉइंट यहाँ लिख दिए, सॉरी, चौथा कर लीजिएगा। तो ये क्या होता है, विद्युत का, या विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है जी, कुचालक, या विद्युत का कुचालक होता है, या विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट अगर बात करें अपन, क्या पांचवा पॉइंट क्या है हीरा के बारे में, हीरा जो होता है ना, हीरे में जो होता है ना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इसके प्रत्येक कार्बन, है ना, इसके प्रत्येक कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए एकल बंध सिंगल बॉन्ड है ना सब में, क्या कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे एक बात समझ में आया कि इसके सभी परमाणु, कार्बन परमाणु लिखेंगे, इसके सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से इसके सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से परमाणु एक दूसरे से परस्पर, है ना, एक दूसरे से परस्पर कौन बॉन्ड, परस्पर एकल बंध, है ना, द्वारा जुड़े होते हैं। देख रहे हैं ना, इसके जितने भी कार्बन परमाणु हैं सभी एक दूसरे से कौन बॉन्ड से जुड़ा है, एकल बंध मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। सही है, उम्मीद करते हैं क्लियर होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े, अगर पांचवा पॉइंट पे आगे बढ़े, देखिए थोड़ा सा हम स्लो पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम जो भी पढ़ाएंगे एकदम सटीक पढ़ाएंगे। देखिए मेरा मानना है कि चीजों को फास्ट पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मेरा मानना है कि चीजों को थोड़ा सा स्लो पढ़िए, लेकिन इतना बेहतरीन पढ़िए कि फिर दोबारा उसको पढ़ने की आवश्यकता ना हो, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ हो गया लाइन भाई, सीधा किया जा, हाँ सही है, अब सही है, मिला जुला के समझ जाइएगा, ठीक है। अच्छा 5 पॉइंट तो कवर हो गया। 6 नंबर पॉइंट अगर देखा जाए हीरा के बारे में, 6 नंबर पॉइंट, तो 5 नंबर पॉइंट में क्या देखे हम, 5 नंबर पॉइंट में हमने देखा कि हीरे के जितने भी कार्बन हैं या कार्बन परमाणु हैं वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। और जब अगर कार्बन का सब बॉन्ड सिंगल होता है तो उस कंडीशन में उसका प्रसंकरण जो होता है ना वो sp3 होता है। आप पढ़े होंगे प्रसंकरण के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह का होता है, और भी बहुत होता है, लेकिन कार्बन का प्रसंकरण, कार्बन 3 ही हाइब्रिडाइजेशन को प्रदर्शित करता है, sp, है ना, sp2 और sp3। क्लियर है जी। तो चूंकि सब बॉन्ड सिंगल है तो इसके वजह से इसका जो प्रसंकरण होगा वो क्या होगा, sp3। तो क्या होता है, तो इसका प्रसंकरण है ना, मतलब हीरे का जो प्रसंकरण होता है, इसका प्रसंकरण क्या होता है भाई, sp3 होता है। क्यों होता है sp3, क्योंकि इसके सभी बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल, इसके वजह से इसका प्रसंकरण क्या है, sp3। देखिए 3 लिखा कोमा लगा हुआ है, छोड़ देते हैं ना तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसका प्रसंकरण क्या होता है, sp3 होता है। क्लियर है चीजें। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो है, 6 नंबर पॉइंट समझ में आया। 7 नंबर पॉइंट में अगर बढ़े आगे, तो एक बात आप खुद बताइएगा, हीरे के बारे में आप लोग खुद बताइएगा इस बात को कि अगर हीरा कठोर है और ये ससंयोजी क्रिस्टल का उदाहरण है, इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक कम होगा का, बहुत ज्यादा होगा।
बताइए ना, हीरा का द्रवणांक और क्वथनांक कम होगा का? नहीं जी। तो इसका द्रवणांक और क्वथनांक भी उच्च होता है। आप लिख सकते हैं इस बात को, हालांकि लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। इसका द्रवणांक, इसका द्रवणांक एवं क्वथनांक अति उच्च होता है, अति उच्च होता है। बहुत ज्यादा होता है हीरा का द्रवणांक क्वथनांक, बहुत ज्यादा। और एक बात बताइए, अगर हीरा क्या है, हीरा में पूरा एकल बंध द्वारा पूरे सब जुड़े हैं, तो इसका डेंसिटी भी तो ज्यादा ही होगा। अगर मान लीजिए हीरा में जितने भी एकल बंध है, सबसे पूरा कार्बन एकदम पूरा घना जुड़ा, भले हम इतना बड़ा बड़ा बनाया ना, एक्चुअल में इतना दूर थोड़ा होता है, बहुत पास पास सब होता है, तो इसका डेंसिटी भी क्या होता है, ज्यादा ही होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका घनत्व उच्च होता है। 8वां पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका घनत्व हीरे का, इसका घनत्व क्या होता है, अति उच्च होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े, इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है, अति उच्च है। 9 नंबर पॉइंट देखें, हीरे के बारे में ही देखें। तो अगर इसमें अगर देखें, बोले कि कार्बन के बीच की दूरी कितना होती है इसमें, मतलब देखिए यहाँ कार्बन है, तो इन दोनों कार्बनों के बीच की दूरी अगर कभी पूछेगा हीरे में, तो आप याद रखिएगा कि हीरे के में जो कार्बन के चाहे घनत्व के ऊपर अगर बात कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा घनत्व के ऊपर बात कर ही लेते हैं। हीरे का जो घनत्व होता कितना है, अगर पूछेगा कि घनत्व उच्च तो है, ठीक है, लेकिन कितना होता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हीरे का घनत्व होता है ना, 3.56, कितना, 3.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जो है ना, उसमें कितना ग्राम, कितना, 3.56 ग्राम, है ना। तो इसका जो है ना उतना द्रव्यमान होता है, मान सकते हैं। तो इसका जो घनत्व होता है, ये भी लिख देते हैं साथ साथ, इसका घनत्व कुछ तो होता है, कितना होता है जी, इसका घनत्व कितना होता है, 3.56, है ना, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है ना, कितना होता है हीरे का घनत्व, 3.56 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, ये 9 नंबर पॉइंट है। 10वां पॉइंट के बारे में बात किया जाए, और क्या चीजें हैं जी हीरा में। तो 10वां पॉइंट अगर देखें डायमंड का, है ना, हीरे का, तो 10वां पॉइंट ये है कि जो हीरे होते हैं, हीरा जो होता है, हीरे में कार्बन परमाणु जो होते हैं ना, उनके बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, 2 कार्बन परमाणु के बीच की दूरी होती है ना 1 पॉइंट, है ना, कितना होती है, 1.54 एंगस्ट्रम होता है ना। तो इसके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी भी लिख देते हैं, इसके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी कितना होता है बताइए, होता है 1.54 एंगस्ट्रम होता है। इसके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रम होता है। क्लियर है जी, समझ में आ रहा है चीजें। तो ये है आपका हीरा। अच्छा, इसका एक बारे में और बात करें, इसका जो उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, आप लोग जानते हैं भली बात है। इसका उपयोग आभूषण के रूप में किया जाता है। आभूषण मतलब क्या बोल सकते हैं, जो गहना होता है उसके रूप में हीरे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पे हीरे का इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे शीशा को काटने के लिए भी हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली क्या लगता है, हीरे का पानी। तो बहुत कुछ है, बहुत जगह पे हीरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब है डायमंड के बारे में। हमने डायमंड के बारे में इतना कुछ जाना। क्या कार्बन का प्रूफ है, इसका सूत्र बताएं हम,
कठोर तो होता ही है, विद्युत का क्या होता है कुचालक, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अच्छा, इसके सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से कौन बंध से एकल बंध से जुड़े होते हैं, जिसके वजह से इसका प्रसंकरण क्या होता है sp3 होता है। उसके बाद हमने बताया इसका द्रव्यमान उतना उच्च, क्योंकि हार्ड है कठोर है ना, तो इसका द्रव्यमान उतना क्या होगा उच्च होगा। इसका घनत्व भी उच्च होता है और होता कितना है 3.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अच्छा, और इसके अलावा हमने बताया कि इसके दो कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी कितना होती है 1.45 सॉरी 54 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इतना जो इंफॉर्मेशन था किसके बारे में था, हीरा के बारे में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा चीजें, तो इसको ज्यादा रटना नहीं है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं ग्रेफाइट के ऊपर। किसके ऊपर, 10 पॉइंट बहुत हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं 10 पॉइंट, है ना। तो अब जो बात करने वाले हैं हम प्योर, और बात करने वाले किसके ऊपर, ग्रेफाइट के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल था इसको भी थोड़ा समझेंगे अपन। ग्रेफाइट, क्या है ग्रेफाइट, किसको बोलेंगे ग्रेफाइट, बताइए। तो ग्रेफाइट के बारे में अगर बात किया जाए, है ना, ग्रेफाइट के बारे में बात किया जाए तो ग्रेफाइट भी क्या है, ग्रेफाइट भी है जो कोई ना कार्बन का ही एक अपरूप है। जिस प्रकार से हीरा कार्बन का अपरूप था, उसी प्रकार से ग्रेफाइट भी कार्बन का एक अपरूप है। जिस प्रकार से इसका फॉर्मूला Cn था, उसी प्रकार से इसका भी सूत्र Cn होता है, मतलब इसमें भी N कार्बन होते हैं। लेकिन यहां पे जो इसके कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड से बंधे हैं, लेकिन ग्रेफाइट के कार्बन सिंगल बॉन्ड से नहीं बंधे होते, अल्टरनेट डबल बॉन्ड से बंधे होते हैं। मतलब एक बीच करके एक सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड बोलते हैं उसको, उससे बंधे होते हैं। सही चीजें। तो बात कर रहे हैं ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट क्या है, और ग्रेफाइट आप लोग देखे होंगे कहां सर, तो पेंसिल, पेंसिल देखे ना, पेंसिल, पेंसिल में जो बीचे जो नोक होता है जिससे आप लिखते हैं, ब्लैक कलर का जो होता है, वही आपका ग्रेफाइट है कि बात। और बहुत मतलब एक क्या बोल सकते हैं, एक बहुत बढ़िया बात ग्रेफाइट में यह है कि ग्रेफाइट में विद्युत का चालन होता है ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। क्यों फ्लो करता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और चूंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसकी वजह से क्या होता है भाई, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, मतलब आवेश का फ्लो होता है, आवेश का फ्लो को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो इसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है ग्रेफाइट में, आगे हम लिखेंगे सब, है ना। तो ग्रेफाइट के बारे में हम कुछ कुछ चीजें लिख रहे हैं। सबसे पहले ग्रेफाइट के बारे में क्या लिखेंगे कि यह कार्बन का एक अपरूप है, ऐसे भी लिख दीजिए, ऐसे, हाँ ठीक रहेगा। यह कार्बन का एक अपरूप है, यह कार्बन का एक अपरूप है, यह कार्बन का एक अपरूप है ना, जिसका उपयोग पेंसिल के निर्माण में किया जाता है ना, पेंसिल के निर्माण में किया जाता है। बस इतना ही लिखेंगे, पेंसिल के निर्माण में किया जाता है ना। तो ग्रेफाइट है क्या, तो कार्बन का एक अपरूप है ना, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है जी, तो पेंसिल के निर्माण में किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ग्रेफाइट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें, देखिए स्ट्रक्चर भी देखना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा अगर ग्रेफाइट का हम स्ट्रक्चर बनाएं तो आप लोग समझिएगा, देखिएगा चीजों को, मस्त समझ में भी आएगा। तो हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। क्या स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, क्या स्ट्रक्चर होता है समझिएगा। मतलब किसका, ग्रेफाइट की संरचना, ग्रेफाइट की संरचना। आप देखिएगा, आपको चीजें समझ में भी आएगी और बेहतरीन आएगी। ठीक है ना। तो ग्रेफाइट की संरचना के बारे में अगर बात किया जाए, कैसा संरचना होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का, तो अगर आप देखेंगे तो देखिए आप बना भी सकते हैं मेरे साथ साथ। देखिए कुछ ऐसा होता है संरचना ग्रेफाइट का, लेयर बाय लेयर होता है। देखिए 3D में 2D को बनाना थोड़ा सा टफ काम होता है,
लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे कि आपको चीजें समझ में आए, पूरा बेहतरीन आए समझ में, ठीक है ना। 3D में 2D को बनाना थोड़ा सा टफ होता है ना, ठीक है ना। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको चीजें एकदम बेहतरीन समझ में आ जाए, ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, बढ़िया है। ऐसे लेयर बाय लेयर बना होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा बना होता है, ठीक है ना ग्रेफाइट। कैसे स्ट्रक्चर होता है, और इधर भी आप बनाना चाहे तो इधर भी बना सकते हैं, इधर भी एक ऐसा होता है, लेयर बाय लेयर होता है बना बाबू। लेकिन थोड़ा सा समस्या हो रहा है कि चीजें थोड़ा सा ऐसे बनती है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा बनता है। इसके नीचे भी ऐसा ही एक लेयर होता है, आप चाहें तो उस लेयर को भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इशू कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसके नीचे जैसा ऐसा है ना, इसी के नीचे ऐसा ही एक और लेयर होता है, ठीक है ना। उस लेयर को चाहे तो आप बना भी सकते हैं, हम ट्राई करते हैं बनाने का, लेकिन जगह तो उतना है नहीं, स्पेस उतना नहीं है, तो छोड़ ही देते हैं, है ना। तो इस प्रकार का लेयर यहाँ पर भी होता है, नीचे भी होता है, यहाँ पर भी एक लेयर होता है, ऐसा ही जैसा यहाँ पे है ना, उसी प्रकार का लेयर क्या होता है, नीचे भी होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। इसके नीचे है ना एक और लेयर होता है। आप यूं समझिए ना कि फर्स्ट लेयर है ना, ऐसे फर्स्ट लेयर ही है, इसी के नीचे एक और लेयर होता है ग्रेफाइट का, उसके नीचे ऐसे करके पूरा एकदम ग्रेफाइट बना होता है, ठीक है ना। तो उतना स्पेस तो है नहीं कि बनाया जा सकता है, तो आप सिर्फ मैनेज करके आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये ग्रेफाइट है, ऐसा ही लेयर नीचे भी होता है। यहाँ जहां जहां मुड़ा है ना, यहाँ यहाँ कार्बन होता है इसमें, यहाँ यहाँ जिन जिन जगह पे ग्रेफाइट मुड़ा है, इन सब जगहों पर क्या होता है, कार्बन होता है पूरा। पूरा इस सब जगह पर क्या है, कार्बन है, समझिए तो पूरा कार्बन से जुड़ा होता है, इन सब जगहों पर क्या है, कार्बन है। और इसी का जैसा एक लेयर होता है नीचे, मान लीजिए ई लेयर है, दिख रहा है, मान लीजिए ऐसा जैसा ही लेयर है ना, जस्ट ऐसा ही लेयर होता है, ऐसे ही फ्लैट होता है, इसके नीचे एक और लेयर, फिर एक और लेयर, ऐसे जुड़ते चला जाता है। तो ऐसा ही लेयर है नीचे, है ना। हम इसको क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट से ऐसे कर देते हैं कि ये अगला से जुड़ा हुआ है, ऐसे अगला लेयर से ऐसे जुड़ा हुआ है। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं अपन, इसे दिखा ही तो सकते हैं, क्या करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। सॉरी उसके लिए कि हम पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना पाए, मेरे पास स्पेस नहीं था नीचे। है ना, और उसमें पूरा समय भी बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए आप लोग अभी इमेजिन करके ही समझ लीजिए। ऐसा ही एक और लेयर नीचे है, और पूरा 3D ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ऐसा होता है ग्रेफाइट, ये है एक लेयर, सेम ऐसा ही लेयर नीचे होता है, और ये सब जो भी गया है ना, ऐसा ही लेयर के सामने वाला से जुड़ा होगा। जैसे आप कैसे मान सकते हैं, कैसे समझाएं आपको, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डस्टर है, मान लीजिए फर्स्ट लेयर है, आप समझिएगा। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट लेयर है ना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, ऐसे कार्बन है। जस्ट ऐसा ही लेयर एक नीचे है, मेरे हाथ को एक लेयर मान सकते हैं ऐसे, और यहाँ वाला कार्बन इस लेयर के यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है पूरा। समझ रहे हैं ना, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो ऐसा ही लेयर पूरा नीचे बना हुआ, पूरा बना होता है नीचे तक पूरा, है ना। तो आप समझ के चलिए ऐसा, ठीक है। अब इसके बारे में अगर बात करें, कुछ कुछ चीजें बात करें ग्रेफाइट के बारे में, कुछ कुछ चीजें अगर बात करें ग्रेफाइट के बारे में, तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है ग्रेफाइट के बारे में समझते हैं।
तो आप लोग हेडिंग बना सकते हैं, ग्रेफाइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्या पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है ना। तो हम वही हेडिंग बनाएंगे, ग्रेफाइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए चीजों को हम आराम से पढ़ाते हैं। ग्रेफाइट से संबंधित है ना कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, क्या क्या समझते हैं, कौन कौन सी पॉइंट है ग्रेफाइट के बारे में जिसके बारे में हमको समझना है, आराम से देखिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो वही बनता है कि जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का एक अपरूप है। जिस प्रकार से हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, जस्ट उसी प्रकार से ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का अपरूप ही है ना। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में आप तो यही लिख सकते हैं कि यह जो है ना, यह कार्बन का एक अपरूप है। यह कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या है जी, सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है, कार्बन का अपरूप है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट ये भी तो कठोर ही होता है, ये भी मुलायम नहीं होता है। ग्रेफाइट भी कठोर होता है लेकिन हीरे जितना कठोर नहीं होता है, हीरे से कम कठोर होता है। और कठोर ना बोल करके इसको भंगुर बोल सकते हैं तो अच्छा होगा। तो ग्रेफाइट जो होता है ना वो भंगुर होता है। क्यों भंगुर होता है? क्योंकि जैसे ही इसको अगर मारिएगा, अगर मान लीजिए ग्रेफाइट है आपके पास, अगर मान लीजिएगा ऊपर से कुछ बल लगाइएगा तो चूर चूर हो जाता है। आप नहीं देखे पेंसिल वाला, पेंसिल के अंदर से जो ग्रेफाइट होता है आप निकाल के उसको थोड़ा सा अगर मान लीजिएगा, दाब दीजिएगा ना, वो पूरा चूर चूर हो जाता है। तो वैसे चीज को बोलते हैं भंगुर। क्या बोलते हैं? भंगुर। तो जो ग्रेफाइट होता है इसको कठोर बोलना उचित नहीं होगा, इसको भंगुर बोला जा सकता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? भंगुर होता है। तो क्या लिखेंगे कि यह भंगुर होता है। यह क्या होता है? भंगुर होता है। अच्छा, इसका भी तो सूत्र वही होता है ना। तो क्या लेंगे? इसका सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है बुआ? Cn होता है। क्या होता है इसका सूत्र? इसका सूत्र क्या होता है? Cn होता है। n कार्बन पूरा जुड़े होते हैं, है कि नहीं बात? तो इसका भी सूत्र क्या होता है? Cn होता है। क्लियर है चीजें? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट चौथा पॉइंट क्या है? इसका सूत्र पूरा है Cn है। उसके बाद अगर बात करें कि कैसा होता है भाई, विद्युत के बारे में अगर बात करें कि विद्युत का सुचालक होता है कुचालक, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और जितने भी है ना, मतलब ये जो है ना एक ऐसा सहसंयोजी ठोस है, जितने भी सहसंयोजी ठोस होते हैं बेसिकली, जितने भी सहसंयोजी क्रिस्टल होते हैं वो सब विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ये एक लौता ऐसा है ना जो विद्युत के क्या होता है? सुचालक होता है। एक्सेप्शन है कि नहीं बात? जितने भी सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो सबके सब विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन एक लौता ही ऐसा है ना जो विद्युत का सुचालक होता है। एक्सेप्शन ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो यह क्या होता है? यह विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। 4 पॉइंट, पांचवा पॉइंट, विद्युत का अगर सुचालक होता है, ठीक है। अगर बात करें इसके इसके के बारे में, इसमें जो कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बन परमाणु एक दूसरे से अल्टरनेट डबल बॉन्ड से बंधे होते हैं, या अल्टरनेट डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सिंगल बॉन्ड नहीं होता है जी। यहाँ पे जैसे देखिए सब सिंगल है, लेकिन यहाँ पे सिंगल नहीं होता, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे एक के बाद एक करके डबल बॉन्ड होता है पूरा, है ना। तो क्या लिखेंगे? इसके इसके कार्बन परमाणु
इसके कार्बन परमाणु एक दूसरे से अल्टरनेट डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, है ना। तो इसके जो कार्बन परमाणु होते हैं, इसका ग्रेफाइट के जो भी कार्बन परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से, है ना, कार्बन एक दूसरे से किस है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक के बाद एक करके डबल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है ना। चूंकि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं इससे कार्बन परमाणु, इसलिए इसका प्रसंकरण जो होता है वो sp2 होता है। समझ में आ रहा है ना चीजें, क्योंकि देखिए सब बॉन्ड अगर सिंगल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक बॉन्ड डबल तो sp2, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया या दो डबल आ गया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, मतलब एक के बाद एक डबल बॉन्ड है ना, तो एक ही डबल बॉन्ड है, तो इसका इसलिए इसका प्रसंकरण जो होता है ना उस sp2 होता है। तो 5 के बाद 6 नंबर पॉइंट में यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रसंकरण क्या होता है भाई, sp2 होता है, ठीक है। 6 के बाद अगर 7 में हम बात करें, प्रसंकरण इसका sp2 है, ठीक है। अगर इसका द्रवणांक और क्वथनांक के बारे में बात करें तो वो भी उच्च होगा, क्योंकि भाई मानते भंगुर है लेकिन हार्ड होता है भाई, कठोर ही होता है, इतना आसानी से गलता नहीं है, ठीक है ना। तो इसका भी द्रवणांक क्वथनांक क्या होगा, उच्च ही होगा, है कि बात, क्योंकि यहाँ पे सहसंयोजी बंध है, और सहसंयोजी बंध से जो है ना एक दूसरे से पूरा टाइटली बंधे होते हैं कार्बन, समझ में आ रहा है ना, टाइटली पूरा बंधे होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इनको तोड़ना आसान नहीं है, इनको पिघलाना आसान नहीं है, इसलिए इनका द्रवणांक और क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। तो 7 नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे, इनका द्रवणांक एवं क्वथनांक अति उच्च होता है, अति उच्च होता है। सेवन नंबर पॉइंट के बाद 8 नंबर पॉइंट, ठीक है। इसका द्रवणांक उतना कुछ है, घनत्व डेंसिटी भी तो ज्यादा ही होगा भाई, इसमें कार्बन पूरा टाइटली बंधे, एकदम करीब करीब बंधे हुए हैं, तो बताइए इसका डेंसिटी कम होगा का, नहीं, डेंसिटी इसका भी ज्यादा होगा, तो इसका डेंसिटी भी उच्च होता है। तो ये क्या लिखेंगे, इसका घनत्व अति उच्च होता है, अति उच्च होता है, अति उच्च मतलब बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि आसानी से पिघला दोगे आप, नहीं, डेंसिटी भी ज्यादा इसका, सॉरी घनत्व भी इसका क्या है, ज्यादा। घनत्व ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु जो होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं बहुत, इसलिए घनत्व भी क्या इसका ज्यादा होता है। और होता कितना है घनत्व, तो ये भी याद रखिएगा, इसका डेंसिटी होता कितना है, अगर ये पूछ देवे तो आप याद रखिएगा 9 नंबर पॉइंट, या अति उच्च ना लिख कर खाली उच्च भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है, खाली आप लिख दीजिए इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, अति उच्च का मतलब नहीं है कुछ, उच्च होता है, इसका घनत्व क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है बस। अच्छा कितना होता है ये भी पूछा जाएगा कभी आपसे कि इसका डेंसिटी कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इसका जो घनत्व होता है, इसका घनत्व कितना होता है जी, इसका घनत्व होता कितना है पूछ देगा कभी, तो याद रखिएगा 2.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। इसका घनत्व कितना होता है, 2.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। एक डाटा है वो, उसको याद ही रखना पड़ेगा, मतलब उसमें और कुछ नहीं किया जा सकता है। अच्छा 10 नंबर पॉइंट अगर पूछेगा, किसके कार्बन परमाणुओं के बीच की जो दूरी है कितनी होती है ना, इसके
कार्बन परमाणुओं के बीच की जो परस्पर दूरी होती है, यहाँ पे लिखा ना है 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, तो यहाँ पर भी क्या होता है 2 कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी कुछ होगा, तो यहाँ पे जो होता है ना 1 पॉइंट, है ना, कितना होता है मतलब कितना होता है 1 पॉइंट क्या है 54 है ना, तो 415 होता है 1.415 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो याद रखिएगा कि इसके कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी परमाणुओं की बीच की दूरी कितना होती है बुआ 1.415 एंगस्ट्रॉम होती है, 1.415 एंगस्ट्रॉम होती है इसके कारण परमाणुओं के बीच की दूरी। यहाँ पे जो मतलब यहाँ थोड़ा सा कम होता है, हीरे में थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, समझ में आ रही चीजें। अच्छा, उसके बाद 10 नंबर पॉइंट, 11 नंबर पॉइंट अगर बात करें क्या है 11वां पॉइंट क्या है जी इसमें ग्रेफाइट में, तो अगर पूछेगा कभी ग्रेफाइट के बारे में कि जो ग्रेफाइट है ना, इसके जो 2 लगातार स्तर है, 2 लगातार लेयर जो होते हैं, 2 लेयरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा 340 पिकोमीटर, कितना 340 पिकोमीटर। तो कहाँ लिखें, इधर हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर ही देते हैं, ये जो लेयर के बीच के जो डिस्टेंस है ना यहाँ पे होता है 340 पिकोमीटर, पीएम मतलब ऐसा नहीं समझे पिलपिला मैंगो, नहीं पिकोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है इसके लेयरों के बीच की दूरी, इसके लेयरों के बीच की दूरी, इसके लेयरों की बीच की दूरी है ना, कितना होती है भाई 340 पिकोमीटर होती है, 340 पीएम मतलब पिकोमीटर होती है ना। 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12 मीटर, है ना, तो 10 से 340 पिकोमीटर होती है। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आज पूरा हीरा के बारे में जाना और साथ ही साथ हम लोग ग्रेफाइट के बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी और बेहतरीन आई होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी अगर दिमाग में आपका कोई डाउट चल रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मतलब बताइएगा, हम उसका उत्तर अगले क्लास में देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं, आप लोग प्लीज जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, चीजें समझ में आई या नहीं आई, है ना। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से तैयारी हो सकता है ना, आपको है ना, आपका तैयारी अगर यहाँ से हो रहा है, आपको बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही हम चलेंगे, है ना। अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो इस चैनल का सपोर्ट होगा, और अगर इस चैनल का सपोर्ट होगा तो हम आप लोगों के लिए और बेहतरीन कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, है ना। और आज के क्लास को हम एक प्यारा सा स्माइल के साथ समाप्त करेंगे, एक प्यारा सा स्माइल बनाते हैं अपन, और एक प्यारा सा स्माइल के साथ हम आज के क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रहते हैं, लेते हैं विदा। आप लोग इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।